हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी में वो है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैश्वीकरण। हिंदी में बोलेंगे वैश्वीकरण और इसका हिंदुस्तान के आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम अभी 50 मिनट के क्लास में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा क्या है। परिभाषा ये है कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड विदाउट क्रिएटिंग एनी हिंड्रेंसेज इन द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड इवन लेबर। तो इसके जो चार जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, हालांकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो केवल 3 महत्वपूर्ण तत्व को ही रेखांकित करना चाहते हैं। तो वैश्वीकरण में जो विभिन्न देशों के जो इकोनॉमीज हैं, जो आर्थिक स्थिति है, उसको जोड़ने का, इंटीग्रेट करने का काम किया जाता है। और इसके जो महत्वपूर्ण जो अवयव हैं वो 4 हैं। पहला है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माने एक देश से दूसरे देश में सामान और सेवाएं, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं, उसकी आवाजाही पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक दिन हम लेक्चर लेंगे तो उसमें हम यूएन के विभिन्न एजेंसी और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस सब के बारे में भी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे कि उनके क्या क्या काम हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और किस प्रकार से वो विश्व की राजनीति पर प्रभाव डालते हैं और आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो अभी जो वैश्वीकरण के 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं, और वो पहला है कि जो ट्रेड में जो बैरियर्स है, जो ट्रेड में रुकावट है, जैसे कि आप जानते हैं कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हर एक नेशन स्टेट जब बाहर से कोई सामान आता है तो उस पर क्या करते हैं, वो टैरिफ ड्यूटी लगाते हैं, जिसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। और जब हम सामान दूसरे देश को भेजते हैं तो वो भी लगाते हैं। तो हालांकि ये कस्टम ड्यूटी तो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है कि कमी किया जाए, इस ट्रेड बैरियर को, जो व्यापार में जो रुकावट है उसको कमी करने का प्रयास किया जाए विभिन्न नेशन स्टेट के द्वारा, और गुड्स एंड सर्विसेज को नेशन स्टेट के बीच में अबाध गति से वो एक दूसरे देश में जाएं। ये पहला उसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अमॉन्ग नेशन स्टेट्स। कैपिटल, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसमें पूंजी का एक विशेष महत्व होता है। तो एक देश से दूसरे देश में पूंजी की आवाजाही हो, ये भी सुनिश्चित करना होता है ग्लोबलाइजेशन में। और तीसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में किसी भी व्यापार का एक आधारभूत स्तंभ है। तो उस टेक्नोलॉजी को या हो सकता है कि डेवलपिंग कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में आए और डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ जाए। तो ये टेक्नोलॉजी को अबाध गति से एक देश से दूसरे देश और में उसका उपयोग हो सके, ये भी सुनिश्चित करना है। और चौथा है फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, मैंने श्रमिक जो हैं, जो आर्थिक गतिविधियों का जो चौथा जो महत्वपूर्ण जो अवयव है वो है लेबर, श्रम। तो लेबर एक देश से दूसरे देश में उनका मूवमेंट हो सके, ताकि उनके जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया में, UAE में काम करते हैं। केरल के तो बहुत सारे जो नर्स हैं वो अरबियन कंट्रीज़ में काम करते हैं और इससे उनका जीवन स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है। बहुत सारे हिंदुस्तानी
अमेरिका में काम कर रहे हैं और आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उससे उनका जो जीवन स्तर है बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं और ये चारों इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक देश और दूसरे देश के या विभिन्न नेशन स्टेट्स के जो इकोनॉमी को जो जोड़ने का काम करते हैं, माने इंटीग्रेट करने का काम जो करते हैं, उसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब दोस्तों जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट ग्लोबलाइजेशन का क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, जो पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट लेंगे उसके बाद में निगेटिव एस्पेक्ट लेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। केवल हम परिभाषा से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अगर हम पॉजिटिव जो सकारात्मक जो पहलू हैं उसको अगर देखेंगे और जो नकारात्मक पहलू हैं उसको देखेंगे तो तब हमें क्लियर पिक्चर होगा। उसके बाद में हम बताएंगे कि इस ग्लोबलाइजेशन का भारत के अर्थव्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था पर क्या क्या असर पड़ा। ये सेकंड उसका पार्ट्स होगा। तो पहले देखेंगे साइज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी हैज श्रंकन। वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं, वर्ल्ड साइज ऑफ वर्ल्ड हैज श्रंकन, मैंने विश्व जो है ना बहुत छोटा हो गया है और ये विलेज मतलब ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो गया है। ग्लोबल विलेज, वैसे पूरा विश्व जो है वो ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गया है ग्लोबलाइजेशन के कारण से। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ है वो क्या हुआ है? इंक्रीज इन द वेल्थ। एक दूसरे देशों में, एक देश से, एक नेशन स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल के निर्बाध गति से जाने आने से इसका जो रिजल्ट ये हुआ है कि वर्ल्ड के जो वेल्थ हैं, जो धन हैं, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। और तीसरा, इसने ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन, सहयोग, शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया है, क्योंकि अब विभिन्न नेशन स्टेट के जो इकोनॉमी है वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं और इसीलिए बैटल या वार होने का खतरा पहले की अपेक्षाकृत कम हो गया है। हालांकि बैटल या वार नहीं होने का दूसरा कारण भी है, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज के पास में न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं और उन्हें पता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा तो विश्व तबाह हो जाएगा, मानवता नष्ट हो जाएगी। तो इसके कारण से भी अब जो वार हो रहे हैं वो छोटे पैमाने पर हो रहे हैं, सीमित क्षेत्र में हो रहे हैं, वो बहुत व्यापक पैमाने पर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया जाएगा तो पूरा विश्व तबाह हो सकता है। तो इसीलिए, लेकिन जो दूसरा जो ग्लोबलाइजेशन का जो तीसरा इम्पैक्ट है वो है वर्ल्ड पीस, क्योंकि विश्व की विभिन्न जो इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्था हैं, वो धीरे धीरे एक दूसरे से इंटीग्रेट होती जा रही हैं। और चौथा क्या है? इंक्रीज इन हेल्दी कंपटीशन। स्वस्थ प्रतियोगिता देशों के, नेशन स्टेट के बीच में बढ़ गई हैं। अब इनको पता है कि अगर कमज़ोर माल होगा, कच्चा माल, बेहतर माल नहीं होगा तो मार्केट में नहीं बिकेगा। और इसीलिए हर एक नेशन स्टेट ये कोशिश करता है कि उसका जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो वो बेहतरीन हो, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर सके। आपने देखा होगा कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो विदेशी सामानों पर हैवी ड्यूटी लगाई गई थी। वो क्यों किया गया था? क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी था वो बहुत ही जर्जर हो चुका था। हमारे जो कुटीर उद्योग थे और हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे वो विश्व के जो टेक्नोलॉजी था दूसरे देशों के, ब्रिटेन का या अमेरिका का या डेवलप्ड कंट्री का, उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगाया, ताकि हमारे देश के जो इंडस्ट्री हैं और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाते हैं वो जीवित रह सकें, वो अपना काम
कर सकें। तो अब जो वर्तमान जो स्थिति है ग्लोबलाइजेशन में, उसमें जो WTO के तहत में बहुत सारे कंट्रीज ने, नेशन स्टेट ने ट्रीटी किया हुआ है और एक मिनिमम सिचुएशन, मतलब मिनिमम कस्टम ड्यूटी के अतिरिक्त आप ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लगाएंगे तो फिर जो है ना आपको सैंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो एक चौथा जो विशिष्ट पहलू है वो है इंक्रीज इन हेल्दी कंपटीशन। विभिन्न नेशन स्टेट्स के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में उसमें क्वालिटी में वृद्धि हुआ है और इसका फायदा क्या हुआ है, उपभोक्ता को फायदा हुआ है और उन्हें सस्ते दाम पर अच्छे क्वालिटी के सामान मिलने लगे हैं। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे जो आर्थिक लाभ हैं, जो फायदे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन से हुए हैं। पहला, इससे हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा मिला है, ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दूसरा, अच्छे टेक्नोलॉजी जो पहले हमारे पास में उपलब्ध नहीं थे, अब आसानी से विदेशों से उपलब्ध किए जा सकते हैं। तो ईजी एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी, ये दो इम्पॉर्टेंट हमने आपको बताया। और इससे एक तीसरा पहलू है कि स्पीडी फ्लो ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन। पहले के जमाने के अपेक्षाकृत आज के ज़माने में जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा रफ्तार आया है। स्पीडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और इसके अलावा उनका जो फ्लो है एक नेशन स्टेट से दूसरे नेशन स्टेट में, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो इस तरह से, और एक इम्पॉर्टेंट और फैक्टर है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ गिवन इम्पेटस टू कंजम्पशन, इम्पेटस टू कंजम्पशन। आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में जो लोग बहुत सारे चीज़ों का उपयोग नहीं करते थे, अब चूँकि आसानी से उन्हें उपलब्ध हो रहे हैं, तो कंजम्पशन का जो स्टैंडर्ड है, उसका जो रफ्तार है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब दोस्तों इसके जो निगेटिव साइड है वो क्या हैं, मैं जल्दी बताना चाहता हूँ ताकि मैं 50 मिनट में क्लास ख़त्म कर सकूँ। निगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक पहलू क्या है? नकारात्मक पहलू पहला है बिगर गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज। वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है वो हुआ है रिच कंट्री को, धनी देशों को, और पुअर कंट्री को उतना, गरीब देशों को उतना फायदा नहीं हुआ। इसके कारण इसका रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों में जो आर्थिक असमानता है वो पहले के अपेक्षाकृत अब ज़्यादा बढ़ गया है। और इस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो हम विकासशील देश, जो हमारा भी देश विकासशील देश में आता है, मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि आर्थिक स्थिति के हिसाब से 3 कैटेगरी में नेशन स्टेट या कंट्रीज को विभाजित किया गया है। पहला है डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश हैं, और दूसरा है डेवलपिंग, और तीसरा है अंडर डेवलप्ड। ये 3 प्रकार के कंट्री को रेखांकित किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो जो विकसित देश हैं, जैसे पश्चिमी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और यूएसए है, यूरोप के देश हैं, वे सभी विकसित देश में आते हैं। डेवलपिंग कंट्री जो है विकासशील देश, जो कॉलोनीज थे और बाद में वो आज़ाद हुए और उसके बाद में वो विकास के रफ्तार वहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी विकसित नहीं हुए हैं। तो ये डेवलपिंग, जैसे हमारा देश विकासशील देश है,
और तीसरा अंडर डेवलप्ड कंट्री वो है जो जहाँ पर विकास अभी भी शुरुआत नहीं हुई है या रफ्तार नहीं पकड़ा। जैसे बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो अभी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये 3 प्रकार के कंट्री को, देश को रेखांकित किया गया है। एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण से बड़े पैमाने पर एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज पूरे वर्ल्ड में पैदा हो गया, और मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो सभी डेवलप कंट्री में ऑपरेट कर, वहाँ पर उनका बहुत तेज़ी से उनका ग्रोथ हुआ है। और इसके कारण से जो पुअर कंट्री हैं, जो गरीब देश हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन धड़ल्ले से, मतलब उनका शोषण धड़ल्ले से हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर कंट्रीज बाय एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके द्वारा गरीब देशों का जबरदस्त धड़ल्ले से उसका शोषण किया जा रहा है। तो ये क्यों किया जा रहा है उसके बारे में भी हम अभी बताएंगे आपको, कि जिस तरह से वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, अगर उन्हें लगेगा कि यहाँ पर जो है ना सस्ता, चूँकि गरीब देश में नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन उसके दाम कम हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज को वहाँ से फिर वो दूसरे जगह ले जाते हैं या वहीं पर फैक्ट्री डाल करके उसका दोहन कर लेते हैं और फिर पक्का हुआ माल या मैन्युफैक्चर गुड्स वो दूसरे देशों में भेजते हैं। तो इस प्रकार के गतिविधियाँ, गलत गतिविधियाँ उनके द्वारा की जाती रही है, और जिसका प्रभाव गरीब देशों के नेचुरल रिसोर्सेज पर पड़ रहा है। ये इसका तीसरा निगेटिव एस्पेक्ट है। और चौथा है कल्चरल इन्वेजन। कल्चरल इन्वेजन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, कल्चरल इन्वेजन ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बाय डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो सांस्कृतिक जो विरासत है डेवलपिंग कंट्रीज का या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, उस पर भी उनके द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। और आक्रमण करने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? मीडिया। आजकल दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो विश्वव्यापी हो गया है, और उसके जो रीच हैं वो विश्व के कोने कोने तक पहुंच गए हैं। तो चूंकि डेवलप कंट्रीज के पास में ज़बरदस्त साधन है, तो उसका उपयोग वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में या डेवलपिंग कंट्री में वो कल्चरल इन्वेजन ही कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? मैंने पूर्व के वीडियो में पॉलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से 1813 ईस्वी के बाद से ब्रिटिश सरकार ने फ्री मार्केट की व्यवस्था किया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था वो ख़त्म कर दिया। उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो ब्रिटेन के जो दूसरे व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, वो चाहते थे कि हम हिंदुस्तान में व्यापार कर सकें, आबाद गति कर सकें। ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों व्यापार करेगा, जो कि उसको 1600 ईस्वी में मोनोपोली का चार्टर मिला हुआ था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। तो उसको उन्होंने विरोध किया, क्योंकि देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट और ट्रेडर्स तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जाएं। इसीलिए, और हम क्यों नहीं हिंदुस्तान के जो प्राकृतिक संपदा है उसका दोहन करें। और इस तरह से यहाँ के जो विरासत थे, उन्होंने ये ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट पर दबाव डाला कि बहुत सारे जो प्रिंसली एस्टेट्स थे वो चाहते थे कि उसको भी ब्रिटिश इंडिया में इंटीग्रेट किया जा सके। और जिस तरह से ब्रिटिश इंडिया में जो शासन व्यवस्था है, उसी तरह से प्रिंसली एस्टेट को जब इंटीग्रेट करेंगे ब्रिटिश इंडिया में, तो वहाँ भी शासन व्यवस्था लागू किया जाए, ताकि लोगों को यूरोपियन टेस्ट बढ़े और वो यूरोपियन सामान को, ब्रिटिश सामान को ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में खरीद सकें। तो यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पश्चिमी देशों के जो
डांस फॉर्म है, कल्चरल ट्रेडिशन है, उनके पहनावे हैं, उसको जोर शोर से जो है उसका प्रचार प्रसार डेवलपिंग कंट्री में किया जाता है, ताकि लोगों में पश्चिमी देशों के पहनावा, उनके संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लगाव उत्पन्न हो और उससे रिलेटेड सामान वो खरीद सकें। तो इसके अलावा इकोलॉजिकल इफेक्ट, ग्लोबलाइजेशन का एक जो निगेटिव एस्पेक्ट है वो है इकोलॉजिकल इफेक्ट। पर्यावरण पर बहुत ज़बरदस्त प्रहार हुआ। देखें, आप देखेंगे कि एमएनसीज के द्वारा धड़ल्ले से विकासशील देश में और अविकसित देश में उनके प्राकृतिक संसाधनों का ज़बरदस्त दोहन किया जा रहा है और जिसके कारण से पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो ये इसका एक निगेटिव पक्ष है। तो दोस्तों, जो हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो चौथा जो फैक्टर है वो क्या है, फ्री फ्लो ऑफ लेबर। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं कि जब हम हमारे देश के या बहुत सारे विकासशील देश के लोग या लेबर नौकरी के तलाश में विकसित देश में जाते हैं तो उनके साथ में भेदभाव होता है। उनको उतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं दी जाती है जितना कि जो वहाँ के लोकल लोगों को या नेटिव लोगों को दी जाती है। तो विभिन्न प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। इट वायोलेट्स ह्यूमन राइट्स of the labor of developing and underdeveloped countries। तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको मैंने डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत कर दिया। अब हम बताएंगे आपको कि हिंदुस्तान पर ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब उस पर क्या क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण का हिंदुस्तान के आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, जो हमारा इम्पोर्टेंट आज का विषय वस्तु है। तो पहला जो है वो है, ये आप जानते होंगे कि हमारे हिंदुस्तान में 1991 से लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। ये 1991 से लिबरलाइजेशन शुरू क्यों हुआ? क्योंकि देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो चरमरा गई थी और हिंदुस्तान में कोई भी बाहर से सामान खरीदने के लिए उनके पास डॉलर वगैरह बच नहीं गए थे। तो फिर उन्होंने इकोनॉमी को ओपन किया और ये उस समय में किया गया जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री थे। और वहीं से लिबरलाइजेशन की शुरुआत, उदारीकरण जिसको हिंदी में कहेंगे, उसकी शुरुआत हिंदुस्तान में हुई। उसके पहले आपको मालूम है ना कि जो कांग्रेस की सरकार थी उनका विशेष जो हमारा जो आर्थिक जो उद्देश्य था 1947 से लेकर के 1991 तक, उसमें था पहला पूरा इकोनॉमी को कंट्रोल में रखना, दूसरा था कि कमांडिंग हाइट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो हमारे देश के जो आर्थिक व्यवस्था था उसमें अभी भी है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मतलब हमारे देश का जो मूल जो आर्थिक ढांचा है वो है मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर भी ऑपरेट करेगा और प्राइवेट सेक्टर भी ऑपरेट करेगा। और जो सबसे जो उसकी मूल भावना थी, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में पूंजी का बहुत ज़बरदस्त अभाव था, प्राइवेट ऑपरेटर भी वर्ल्ड के पैमाने पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तो ऐसी स्थिति में मिक्स इकोनॉमी की व्यवस्था की गई, जिसमें कि उद्देश्य ये निर्धारित किया गया कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको कमांडिंग हाइट्स पर रखा जाए और उससे उसका स्पिल ओवर इफेक्ट समाज के या दूसरे सेक्टर पर पड़े। और इसी कारण से आपने देखा होगा
कि इतना गरीब देश होने के बावजूद भी हिंदुस्तान ने बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, सलेम, ये जो सारे जो स्टील प्लांट आप देख रहे हैं वो 1950 से लेकर के 1970, 75, 70 के बीच में, खास करके जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में ये सारे स्टील इंडस्ट्रीज खोले गए। क्यों खोले गए? क्योंकि आपको मैंने सेक्टर ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में बताया था कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो होता है वो क्या होता है? बेसिक इंडस्ट्री। मतलब अगर आपके देश में आयरन स्टील इंडस्ट्री अगर आपने कायम किया हुआ है तो वो बेसिक इंडस्ट्री का काम करता है। बेसिक इंडस्ट्री का मतलब होता है कि इससे आप दूसरे इंडस्ट्री भी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे हवाई जहाज बनाने के लिए भी आपको स्टील की जरूरत पड़ेगी। अब यदि स्टील बनाने का काम कारखाना आपके पास में स्वतः है तो आप हवाई जहाज भी बना सकते हो, हाई टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हो, दूसरे मशीन बनाने का काम कर सकते हो। और जो हिंदुस्तान में बहुत सारे मशीन टूल्स बनाने के इंडस्ट्री झारखंड प्रदेश में लगे हुए हैं। आप देखते होंगे कि रेलवे के वैगन जो तैयार होते हैं, जो पटरी बनाए जाते हैं, वो तो ये सारे चीज़ क्यों अपने देश में ही हो रहा है? बिकॉज हमने बेसिक इंडस्ट्री पर शुरू से ही इम्फेसिस दिया। हालांकि ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है, थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। तो बेसिक इंडस्ट्री, लेकिन पाकिस्तान ये काम नहीं किया और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि आज छोटे छोटे सामानों के लिए भी पाकिस्तान दूसरे देश पर निर्भर है। और आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो एक साथ ही आज़ाद हुआ, अब कितने ज़्यादा गैप हो गया है। इवन साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री जो हैं, हालांकि उनका जो ग्रोथ रेट है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो हमसे ज़्यादा है, लेकिन एज फार एज द बेसिक इंडस्ट्री इज कंसर्न हमसे कोई मुकाबला नहीं है। हम इस लेवल में, हम पश्चिमी देश जो ब्रिटेन है या अमेरिका है उस लेवल पर हमारा काम है, ये ध्यान रखिए, या चाइना के लेवल का काम है। तो ये ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज हमने बहुत सारे बेसिक इंडस्ट्रीज, जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आज़ादी के बाद से ही लगाना शुरू किया। हालांकि हम लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन हम दूसरे देशों, रूस की मदद से, जर्मनी की मदद से, इंग्लैंड की मदद से, अमेरिका की मदद से हमने बेसिक इंडस्ट्री को, मतलब आयरन स्टील इंडस्ट्री को खड़ा किया, जो आज बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो रहा है। तो दोस्तों 1991 के बाद से हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन, जब लिबरलाइजेशन किया और जब देश की इकोनॉमी को खोला गया, तो उसके बाद में हमारे देश में भी ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। और वो प्रभाव क्या क्या था? पहला, 1995 से लेकर के तो 2014 मैंने कुल 19 साल में, 19 ईयर्स में हम क्या पाते हैं? ट्रेड में, मैंने व्यापार में जो हमारा 40.69 डॉलर, मैंने बिलियन, जो टोटल व्यापार था 40.69 बिलियन डॉलर, मैंने अमेरिकन डॉलर की बात कर रहा हूं, जो हमारा व्यापार था वो अब बढ़कर के कितना हो गया? 473 डॉलर बिलियन। ये 2014 में हो गया। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा इसमें इजाफा हुआ। मैंने 40.69 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 19 साल के दरमियान में 473.6 बिलियन डॉलर 2014 में हो गया। मतलब ग्रोथ रेट जो हुआ वो 13.8%, इतने वृद्धि हुआ। और जो हिंदुस्तान का जो ट्रेड में, विश्व ट्रेड में, वर्ल्ड ट्रेड में जो भागीदारी 0.63% था, माने मिनिमल था, वो 1995 में वो बढ़ के कितना हो गया? 1.96%।
ना, लगभग 2% वर्ल्ड ट्रेड में। आपको अजूबा लग रहा होगा, 1700 ईस्वी में, मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को किस तरह से अंग्रेजों ने दरिद्र बनाया, उसका मैं वानगी प्रस्तुत कर रहा हूं। सन 1700 ईस्वी में हिंदुस्तान का जो वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा था वो कितना था? 25%। 25%, 23 से लेकर 25% के बीच में था, माने, और 23 से 25% लगभग चाइना का भी था। मतलब दोनों देश मिलाकर के 50% जो है वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया और चाइना का हिस्सेदारी था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा इकोनॉमी कितना मजबूत था। और जब अंग्रेज छोड़ के गया था और उसके 50 साल बाद 1991 की बात कर रहा हूं, हमारा वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सेदारी कितना है? 0.63% का। तो किस तरह से हमारे आर्थिक गतिविधियों को अंग्रेजों ने कुचला, इसका जीता जाता उदाहरण है। अब हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं? 2014 में 1.96% वर्ल्ड ट्रेड में हिंदुस्तान की भागीदारी हुई। हालांकि कोरोना के कारण से देश की आर्थिक स्थिति तबाह हो गई है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में जो ही कोरोना का ये पैंडेमिक खत्म होगा तो देश फिर तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट हुआ दोस्तों, वो क्या है कि इंक्रीज इन इंपोर्ट, इंक्रीज इन इंपोर्ट इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट। तो जब इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ एक्सपोर्ट, तो क्या होता है दोस्तों? बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रभावित होता है। और जब बैलेंस ऑफ ट्रेड एडवर्स होगा तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में ट्रेड डिफिसिट, ना व्यापार में घाटा, सिंपल भाषा में ट्रेड डिफिसिट। अब ये ट्रेड जो हम देख रहे हैं कि जो 1991 में जो हमारा इंपोर्ट था वो था 8.8% ऑफ द जीडीपी इन 1991। अब ये बढ़ के कितना हो गया? 23.9% ऑफ जीडीपी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट जो है ना, आयात, हिंदी में बोलेंगे आयात, ये काफी बढ़ गया। और 2013-14 में ये थोड़ा गैप कम हो गया था और जो ट्रेड डिफिसिट है हमारा वो घट के 7.2% रह गया था 13-14 में, कांग्रेस शासन के अंतिम समय में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से फॉरेन ट्रेडर्स ने, मर्चेंट्स ने, एमएनसी ने हमारे देश के इकोनॉमी में पेनेट्रेट किया, वो घुसे जगह जगह और अपना माल बेचा, उस तरह से हमारे देश के जो पूंजीपति हैं या ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो विदेशी नहीं घुस पाए या विदेशों में अपना माल नहीं बेच पाए। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन यदि हम चाइना का कंपैरिजन करें तो इस पीरियड में उन्होंने इंपोर्ट को और जो एक्सपोर्ट का जो उनका जो दोनों का जो संतुलन है उसमें हमेशा एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट पर हावी रहा है। क्यों? कि उन्होंने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसीलिए उनका मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है वो हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चर सेक्टर या बहुत सारे देशों के मैन्युफैक्चर सेक्टर से बहुत ज़्यादा आगे हो गया है। सेक्टर्स है। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं, इंडियाज शेयर
इन FDI माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, माने हिंदुस्तान में कितने रुपया आए बाहर के। तो अगर आप रिव्यू देखेंगे इस पीरियड का तो लगभग 40% जो है इनफ्लो कहाँ गया है, डेवलप कंट्रीज में 40%, और लगभग 55% जो है माने 40% जो है ना डेवलप कंट्री में, और 55% जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में। अच्छा, आपको ये लगता होगा कि 40% तो डेवलप कंट्री में गया, लेकिन उनका जो आबादी है, उनका जो पॉपुलेशन है वो डेवलप कंट्रीज के से बहुत कम है। जो अब चूंकि बहुत सारी जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है वो तो डेवलप कंट्री में रह रही है, उसके तुलना में तो उनका जो आबादी है 10-15% ही है। लेकिन जब FDI इनफ्लो की बात है तो हम क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा 40% जो है ना डेवलप कंट्री में ना विकसित देश में FDI का इनफ्लो हुआ है। हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? तो हिंदुस्तान की स्थिति इस पीरियड में हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3.04%, यानी जितना भी FDI का इनफ्लो हुआ है उसमें हमारे देश का, मैंने 2014 का बता रहा हूं, तो उसमें जो है ना हमारे देश की जो भागीदारी है वो 3.4% है। और इसी पीरियड में हम क्या देख रहे हैं, चाइना में लगभग 13.6% इतना FDI का इनफ्लो हुआ है। और इसी तरह से ब्राजील में हम देखते हैं 9.08%। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि FDI इनफ्लो के मामले में हमारा देश और हमारा देश का जो इकोनॉमी का जिस तरह से विस्तार है उसके अपेक्षाकृत हम FDI इनफ्लो हमारे इकोनॉमी में संतुष्ट कारक या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर देश में नहीं आएगा तो देश के ग्रोथ को भी प्रभावित करेगा। तो आप जैसे कि आप देखते हैं कि चाइना में 1980 से लेकर के 2010 के बीच में या 15 के बीच में करीब 25 साल के दरमियान लगभग 10% ग्रोथ रेट से चाइना की इकोनॉमी बढ़ा है। आपको बता दूं कि 1980 में चाइना की इकोनॉमी का जो आकार था और जो इंडिया की इकोनॉमी का आकार था दोनों सेम था, और आज वर्तमान स्थिति क्या है, लगभग 4 गुना से ज़्यादा चाइना की इकोनॉमी हो गया है। वो क्यों हुआ है? लगातार ग्रोथ होने से। इस 25 साल के दरमियान मैंने 30 साल के दरमियान में चाइना ने लगभग 10% ग्रोथ रेट के हिसाब से अपने इकोनॉमी में वृद्धि किया है। हमारे देश में भी 2008-9 में 9% 1-2 साल ग्रोथ हुआ था, लेकिन एवरेज जो ग्रोथ रेट हमारे देश में हुआ, अगर 1980 से लेकर के यदि आप 2014-15 तक देख लें तो एवरेज जो है ना 5 से लेकर 6% ही ग्रोथ रेट हुआ है। तो जो गैप जो इतना ज़्यादा हो गया उसके कारण से चाइनीज इकोनॉमी हमारे देश से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई है। अब दोस्तों, व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द ग्लोबलाइजेशन पीरियड? माने रोजगार के क्षेत्र में हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन का असर क्या हुआ? इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट बाय ग्लोबलाइजेशन। जो रोजगार के जो क्षेत्र हैं हिंदुस्तान में उस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? तो इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि जो 1983-84 में जो एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ रेट था वो लगभग 2.04 था, 2.04
0.04% था। अब जब हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट पड़ने लगा तो हम क्या देखते हैं, 1994 से 2000 के बीच में 94 से 0.98%, सिर्फ इतना ही परसेंट का 0.98% एम्प्लॉयमेंट की वृद्धि हो पाई, माने रोजगार के अवसर पैदा हुए। और कृषि में जो 1983-84 में, ये मैं कृषि की बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर की, तो जो एग्रीकल्चर में 1983-84 के बीच में 2.04% की वृद्धि होती थी, अब 1994-2004-2000 में कृषि में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका जो ग्रोथ है वह बस सिर्फ और सिर्फ जो है वृद्धि कृषि में 0.98% की वृद्धि हुई। इसका असर एम्प्लॉयमेंट पर जबरदस्त पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 47%, जो 2014-15 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 47% जो है, जो जनता है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है। हालांकि उसका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में लगातार घटता जा रहा है, और 2014-15 के मानक के हिसाब से जीडीपी में एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी मात्र 14% हो गई है। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि 47% मतलब हिंदुस्तान की आधी आबादी कृषि पर निर्भर है। अगर कृषि में विकास अगर नहीं होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। तो 83-84 में जो 2.04% जो कृषि में विकास था, माने ग्रोथ रेट था, वो 94-2000 में घट करके 0.98% हो गया। इसी तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम बहुत कम हो गया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में संगठित क्षेत्र, और इसके कारण से, और ये जो था वो सेक्टर में ग्रोथ जो है 0.53%। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बाहर के जो इंडस्ट्री आए, बाहर के जो सामान आए, उससे हमारा सामान compete नहीं कर पाया। अभी आप देखेंगे कि बोकारो स्टील प्लांट में आज से 10 साल पहले लगभग 60,000 कर्मचारी काम करते थे, और आज घट करके 12,000 काम लोग रह गए हैं। क्यों? कि स्टील का जो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा था। इस इंटरनेशनल मार्केट में चाइना से हमारा स्टील कम्पीट ही नहीं कर पाता था, क्योंकि वो सस्ते में स्टील बेचता था। हद तो तब हो गई जो कच्चा माल जापान हमारे देश से ले जाता है, यहाँ से बेलाडीला से लोहा अयस्क ले जाता है, और फिर स्टील बनाता है जापान में, और फिर उसको विदेश मार्केट में भेजता है, और हमारे देश में भी भेजता है, और उसका जो कॉस्ट होता है वो हमारे हिंदुस्तान के कॉस्ट से सस्ता होता है। क्यों? कि हमारे जैसे कि कर्मचारी जहाँ 5 रखना चाहिए वहाँ पर आपने 40 रखा हुआ, तो उससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका एक प्रभाव और पड़ा है, कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर। पहले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की सरकारी नौकरी पक्की होती थी, अब क्या किया मिल मालिकों ने? उन्होंने कैजुअल लेबर ठेकेदारों पर को रखना शुरू किया, जो उनको लेबर प्रोवाइड करते हैं, और आउटसोर्सिंग भी करने लगे। इससे जो लेबर की जो ताकत थी, जो उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी थी मिल मालिक से या कैपिटलिस्ट से, वो कम हो गई, और इसके कारण से ट्रेड यूनियन की ताकत भी कमजोर हो गई, और बार बार देश में मिल मालिकों के द्वारा लॉकआउट कर दिए जाते थे। लॉकआउट मतलब जबरदस्ती तालाबंदी। तो मिल मालिक माने नौकरी को बचाने के लिए ट्रेड यूनियन ने क्या किया? बहुत सारे कंसेशन किए। तो आप देखेंगे कि 1980 के दशक में जो ट्रेड यूनियन की ताकत हुआ करती थी, अब बहुत कम रह गई।
वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनका बार्गेनिंग कैपेसिटी था जो मजदूरों का, वो ग्लोबलाइजेशन के तहत में कारण से कम हो गया। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोलिटेरियनाइजेशन ऑफ लेबर। मजदूरों की हालत दिन से दिन बदतर होती गई और जो पहले उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी थी वो कम होता गया। ग्लोबलाइजेशन का एक और जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हुआ है इनइक्वालिटी, असमानता को बढ़ावा, इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। और जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि हिंदुस्तान के संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है उसका जो आर्टिकल 39 बी और सी है, उसका सबसे पहला जो फोकस है वो क्या कह रहा है कि राज्य ऐसा काम करेगा जिसमें असमानता, आर्थिक असमानता को कम किया जा सके और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का जो एक संग्रहण कुछ खास लोगों के बीच में नहीं हो सके। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, जो पूरे 50 साल तक भारत की सरकार ने समाजवाद के आधार पर शासन चलाया और जो भारत के प्रियम्बुल में सोशलिज्म 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कि भारत देश जो होगा उसमें समाजवाद रहेगा और सोशलिज्म रहेगा। सोशलिज्म मतलब क्या होता है दोस्तों, कि सरकार या राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें हर व्यक्ति को जो उसकी नेसेसिटीज हैं, जो बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेगा और असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। यह हमारे प्रियम्बुल का भाग है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं, 1991 के बाद से देश में असमानता में वृद्धि हो रही है। कुछ लोगों के पास में बहुत सारे लोग अरबपति हो गए हैं, मिडिल क्लास की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्ग हैं जो मैं पहले क्लास में बताया था कि वो दाने दाने के लिए मोहताज हैं और उनकी तादाद कोई 1-2 नहीं है, लगभग 30-40 करोड़ लोग हैं। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे जो बैड इफेक्ट है इंडिया पर वो है असमानता में वृद्धि। हालांकि इस बीच में जो गरीबी की संख्या जो है 1991 से लेकर अगर 2014 का यदि आप तुलना करेंगे तो जो पहले 36% था वो घट करके 26% हो गया है और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 20% के लगभग है। लेकिन जो असमानता है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो असमानता है वो है SC माने ST माने शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में और OBC में, इसमें ज़्यादा गरीबी है। लगभग 36% शेड्यूल कास्ट में, 44% शेड्यूल ट्राइब में और OBC में 16%। ये लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने बताए हैं और समय भी समाप्त हो रहा है, किसी दिन और मैं इसके बारे में डिटेल व्याख्या प्रस्तुत करूंगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही लंबा है। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की अभी ये जो बहुत सारे जो विकृतियाँ वैश्वीकरण के कारण हो रही हैं उससे हम निजात कैसे पाएँ? तो निजात पाने का एक ही तरीका है गवर्नमेंट का इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी। इंटरवेंशनिस्ट मतलब इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट हाथ पर हाथ धरे कर रख के नहीं रह सकती है और ये नहीं कह सकती है कि मार्केट फोर्स अपना काम करेगा। जैसे हम कहते रहते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, उसी तरह से आर्थिक गतिविधियों के इकोनॉमी में हम लोग क्या कहते हैं कि मार्केट विल टेक इट्स ऑन शेप। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि इससे बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, जो गलत प्रभाव पड़ेंगे। जो हमारी जो इकोनॉमी है उसको सुव्यवस्थित करने के लिए अगर उसमें किसी प्रकार का
डेविएशन हो रहा है या गरीब लोगों के हित पर कुठाराघात हो रहा है, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा, उन हस्तक्षेप करना होगा और समय समय पर हस्तक्षेप करना होगा कि कहाँ कहाँ उन गलतियों को या उन विकृतियों को दूर किया जाए। और गवर्नमेंट समय समय पर ऐसा करती भी रही है। तो जैसे गवर्नमेंट को अनस्किल्ड लेबर की जो दुरावस्था उस पर ध्यान देना होगा। जैसे एमएनसीज के द्वारा जो इकोलॉजी माने पर्यावरण पर जो आघात पहुंचाए जा रहे हैं उसको दुरुस्त करना होगा, उनको चेक करना होगा, रोकना होगा। ह्यूमन राइट्स जो मानवाधिकार है उस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर अपने नागरिकों पर नहीं हो, यह भी गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना होगा अपने एम्बेसीज के माध्यम से, और ये कर भी रहा है। और जो वर्करों में जो असुरक्षा व्याप्त है, इनसिक्योरिटी अमंग वर्कर्स, और जो एम्प्लॉयर हैं, जो मिल मालिक हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनमें एक जो वर्करों को परेशान करने, उनको तंग करने, उनके वेज को घटाने का जो प्रचलन शुरू हो गया है और कैजुअल लेबर को रखने की प्रथा शुरू हो गई है, या आउटसोर्सिंग के माध्यम से या ठेकेदार के माध्यम से लेबर प्रदाय करने का जो ये जो सिस्टम चालू हो गया है, उस पर भी विशेष रूप से नियंत्रण करना होगा ताकि वर्कर्स माने मजदूरों की सुरक्षा, उनके हित पर किसी प्रकार का कोई कुठाराघात नहीं हो। क्योंकि प्रोडक्शन के जो दो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट हैं वो क्या हैं? कैपिटल एंड लेबर, दोनों का संतुष्ट होना जरूरी है, तभी हमारा प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही।